हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू शाखा। ये है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 11। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी इस तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट। पहला सवाल है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में पाया जाता है? तो गायत्री मंत्र की बात करें तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा थर्ड मंडल। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, ठीक है। और ये जो गायत्री मंत्र है ये सूक्त 62 और श्लोक 10 में जो है इसको रखा गया है। इसकी रचना किसने किया है? तो गायत्री मंत्र की जो रचना किया गया है वो है विश्वामित्र के द्वारा। और ये मंत्र सूर्य देवता सावित्री को जो है समर्पित है, गायत्री मंत्र। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त किस भाषा में लिखा गया है? तो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये सारे ही जो वेद हैं इनको लिखा गया है संस्कृत भाषा में। तो इसका जवाब हो जाएगा संस्कृत। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय ने ह्यूएन-त्सांग जैसे विद्वानों को आकर्षित किया? तो ह्यूएन-त्सांग जो हैं ये आकर्षित हुए, ये आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। प्राचीन भारत में बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये विभिन्न देशों से विद्वानों को जो है अपनी ओर आकर्षित करता था। ये मुख्य रूप से जो है बौद्ध शिक्षा, विज्ञान और दर्शन के लिए जो ज़्यादा प्रचलित था। चीन से, कोरिया, तिब्बत, अन्य देशों से जो है लोग यहाँ पढ़ने आते थे। इसके अलावा बात किया जाए तो तक्षशिला, इसके अलावा विक्रमशिला, इन सब जगहों पर भी जो है लोग आकर्षित हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की बात किया है तो 12वीं शताब्दी में जो है इसको नष्ट कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। भगवान जगन्नाथ की पूजा किस राजवंश द्वारा लोकप्रिय की गई थी? भगवान जगन्नाथ की बात करें तो ये जो मंदिर है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में पुरी में जो है ये मंदिर स्थित है और इसका जो निर्माण है वो गंगा राजवंश के द्वारा जो है किया गया था। शुरुआत किसने किया था? तो जो राजा अनंत वर्मन हैं, अनंत वर्मन देव ने जो है इसकी शुरुआत की थी 12वीं शताब्दी में। हालांकि इसको पूरा किसने करा था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण जो पूरा करवाया गया था अनंग भीम देव के द्वारा। तो ये चीज़ है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना अकबर द्वारा कब बनाया गया था? इबादत खन्ना की बात करें तो इबादत खाना जो मेनली इसको पूजा का घर भी कहा जाता है। और अकबर जो है ना ये धार्मिक मान्यताओं के विद्वानों को जो एक साथ लाकर चाहते थे कि धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया जाए। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा, बहस और ज्ञान को साझा करने के लिए जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1575 में जो है इसका निर्माण हुआ था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो इब्न बतूता जो हैं एक मोरक्को यात्री थे और ये 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन्होंने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है दिल्ली का दौरा किया था। तो सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी की वजह से देखो क्या कि तुगलक ने जो है इब्न बतूता की विद्वता को देखते हुए इनको दिल्ली का काजी जो है नियुक्त किया था। काजी मतलब होता है न्यायाधीश, तो दिल्ली का न्यायाधीश जो है इनको नियुक्त किया गया था। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिहला। तो ये पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखा गया था जिसमें इन्होंने जिक्र किया है भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में। राजस्व संग्रह की जब्त और दहशाला, जब्त नहीं जब्त होता है, जब्त और दहशाला प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो जब्त या दहशाला की बात करें, जब्त या दहशाला जो होता क्या है? तो ये जो है एक राजस्व संग्रह था, किस तरीके से टैक्स कलेक्ट करना है। तो इसके अनुसार क्या होता है ना कि पिछले 10 सालों का जो भी औसत उपज है और उसकी कीमतों के आधार पर जो है टैक्स को निर्धारित किया जाता है कि इतना टैक्स लेना है। तो 10 सालों के इतिहास को देखते हुए कितना उपज हो रहा है, क्या हो रहा है, उस अनुसार तय किया था। तो इसकी शुरुआत जो है वो अकबर ने किया था। और उस समय जो उनके वित्त मंत्री थे वो थे राजा तोदरमल। तो इन लोगों ने जो है इसकी शुरुआत की थी। मध्ययुगीन शक्ति भक्ति संत रामानंद किसके शिष्य थे?
मध्यकालीन की बात करें तो इसमें जो रामानंद थे ये रामानुज के भक्त थे। 14वीं शताब्दी में जो है इन्होंने वैष्णव भक्ति को जो है बढ़ावा दिया था और साथ ही साथ जो है इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की शुरुआत भी की थी। उन्नीस सौ 1940 के अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसने युद्ध के बाद डोमिनियन स्थिति का वादा किया था। तो ये कथन सही है। अगस्त प्रस्ताव 1940 के दौरान आया था और 1939 से लेकर 45 तक जो है दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो जो भारतीय यहाँ के नेता लोग थे वो चाहते थे कि इस दौरान जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी की डिमांड की जाए। तो बदले में जो है ये 1940 में अगस्त प्रस्ताव सामने आया और इसके अंग्रेज़ों ने इसमें क्या बोला कि जो आज़ाद जब ये दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है भारत को डोमिनियन स्टेटस का वादा दिया गया। हालांकि जो भारतीय चाहते थे कि पूर्ण स्वराज मिले, लेकिन यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस का वादा किया गया। और साथ ही साथ जो है दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का वादा किया गया था। इसने संविधान सभा की मांग को खारिज कर दिया। तो ये कथन गलत है। अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों ने डिमांड रखा था कि हमें जो है संविधान बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, तो अंग्रेज़ इसके लिए मान गए थे। हालांकि उन्होंने ये चीज़ बोला कि युद्ध के बाद आप जो है संविधान सभा रख सकते हैं, तो खारिज नहीं किया गया था, वो मान गए थे, लेकिन युद्ध के बाद की बात हुई थी। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इसने भारतीयों को तुरंत शासन से अधिक हिस्सेदारी प्रदान की। तो ये कथन जो है सही है। इस प्रस्ताव में वाइसरॉय की जो कार्यकारी परिषद थी इसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाने का भी प्रावधान था। तो ये ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 जो है ये सही है। तो उसी का इंग्लिश है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट आउट ऑगस्ट ऑफर। तो इट प्रॉमिस डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, ये ठीक है। इट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इट एक्सेप्टेड बट आफ्टर द वॉर, और इट ऑफर्ड द इंडियंस अ ग्रेटर शेयर इन द गवर्नेंस। तो ये भी ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 3। मेगालिथिक संस्कृति के लिए जाना जाता है। मेगालिथिक की बात करें तो ये क्या था ना कि बड़े बड़े पत्थरों के लिए ज़्यादा जाना जाता था। तो महापाषाण संस्कृति की विशेषता ये रही कि इसमें जो है बड़े बड़े विशाल पत्थर या संरचना जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा बड़े पत्थर के स्मारक और दफन स्थल। तो ये इसके लिए जाना जाता है मेगालिथिक। किस क्रांतिकारी संगठन ने लंदन से द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका प्रकाशित की थी? तो लंदन से द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका जो है ये प्रकाशित किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कब? 1905 में जो है ये उन्होंने जो 1905 में लंदन में जो है इंडियन हाउस की स्थापना की थी। तो ये मेनली जो है इंडियन हाउस संगठन के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये स्थापना जो है वैशाख का जो दिन होता है आनंदपुर साहिब में जो है ये स्थापना किया गया था। और इन्होंने इसमें जो है 5K में क्या क्या आता है, केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण, कंघा, ये सब जो इन्होंने अनिवार्य कर दिया था सिखों के लिए। प्रसिद्ध बयान कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो बयान है कि कांग्रेस जो है हथियारों के बिना एक गृह युद्ध की तरह है, ये बयान लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है दिया गया था। तो लॉर्ड कर्जन ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना इसको बोला था कि हथियारों के बिना ये गृह युद्ध के रूप में है। मेनली वो बताना चाह रहे हैं कि एक कमज़ोर और अप्रभावी संगठन है। हंटर कमीशन 1882 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारत में शिक्षा की स्थिति की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो हंटर आयोग का गठन जो है 1882 में हुआ था और ये किसके द्वारा होता? तो उस समय जो वाइसरॉय थे यहाँ पे भारत में वो थे लॉर्ड रिपॉन। तो लॉर्ड रिपॉन ने जो है ये किया था। मेनली इसका मुख्य काम था भारत में जो शिक्षा की प्रगति है उसका आकलन करना और साथ ही साथ जो है जो भी सुधार वगैरह ये सब है उसके सुझाव देना। तो पहला जो कथन है वो सही है। उसके अलावा इसने प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। तो आयोग ने विशेष रूप से जो प्राथमिक शिक्षा पर ही ध्यान केंद्रित करने का बात किया था। तो ये भी सही है।
इसने राज्य को शिक्षा से वापस लेने की सिफारिश की। तो इसमें जो है ना, शिक्षा से राज्य को पीछे हटने की सिफारिश नहीं की गई है। तो ये जो है ना कि राज्य को शिक्षा से वापस लेने की सिफारिश की गई, तो ये गलत है। इसमें सिफारिश किया है कि राज्य को जो है शिक्षा, विशेषकर जो प्राथमिक शिक्षा है, इसको समर्थन देना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। तो सरकार इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, वापस लेने की बात नहीं की है, बल्कि वो सपोर्ट करने की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने पहली बार विधायी परिषदों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को पेश किया? तो यहाँ बात किया जाए, सबसे पहले जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये जो आया ये 1909 के एक्ट के तहत आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको आमतौर पे जो है मर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो इसमें जो है पहली बार विधायी परिषदों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को जो है पेश किया गया था। तो 1909 का अधिनियम। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ग्रीज कारतूस शब्द किस प्रकार की राइफल से जुड़ा हुआ है? तो 1857 रिवॉल्ट द टर्म ग्रीज कारतूस, तो ग्रीज कारतूस जो है ये एनफील्ड P53 राइफल जो है इससे जुड़ा हुआ है। मेनली क्या हुआ था कि सैनिकों के लिए जो एनफील्ड P राइफल का इस्तेमाल किया था, इसको साफ़ करने वाले जो ग्रीज आता था उसमें पाया जाता था कि उसमें जो है कहीं ना कहीं जो गाय होता है और जो पिग होता है उसका जो है उसमें फ़ैट मिला हुआ है। और जब भी इनको कार्टिलेज फिल करना होता था तो जाहिर सी बात है उसको दांत से वो पीछे खींचते थे। तो इनको लगता था कि इससे कहीं ना कहीं इनका धर्म जो है नष्ट हो रहा है। तो यही ग्रीज कारतूस जो था एनफील्ड P राइफल जो है ये आया था। भैरवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो भैरवाल की संधि की बात करें तो ये हुआ था 26 दिसंबर 1846 में। ये संधि जो है प्रथम एंग्लो सिख वॉर के बाद जो है ये हुआ था। तो प्रथम एंग्लो सिख वॉर कब हुआ? तो पहला जो है एंग्लो सिख वॉर, अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया ये था 1845 से 1846 के बाद। और इसी लड़ाई के बाद जो है भैरवाल की संधि जो है हस्ताक्षर किया गया। ब्रिटिश सरकार ने जो है महाराजा दलीप सिंह जो थे इनकी ओर से शासन करने के लिए जो है क्या किया कि एक रीजेंसी परिषद का जो है प्रावधान किया। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये भैरवाल की संधि पहले एंग्लो सिख वॉर के बाद हुआ। निम्नलिखित में से कौन 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के गठन से जुड़ा था? तो 1885 में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जो है गठन किया गया और इसमें शामिल जो लोग थे वो थे फिरोज शाह मेहता, KT तिलांग, बदरुद्दीन तैयाब जी। ये सब लोगों ने मिलकर जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का शुरुआत किया था। तो फिरोज शाह मेहता इसमें सही हो जाएगा। माना जाता है कि ये जो संगठन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले के राजनीतिक अग्रदूतों में से एक रहा है। मतलब कांग्रेस के बनने से पहले ये सक्रिय राजनीतिक पार्टी के रूप में रहा। नालंदा के पुरातत्विक स्थल की देखरेख में खुदाई की गई, किसके देखरेख में खुदाई की गई थी? किसके होगा? स्थल की देखरेख में खुदाई की गई थी। तो ये जो खुदाई है अलेक्जेंडर कनिंगम के देखरेख में जो है इसकी खुदाई की गई थी। बिहार में स्थित प्रसिद्ध मानेर शरीफ से जुड़ा हुआ है। तो मानेर शरीफ की बात करें तो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो मानेर शरीफ जो है ये सूफीवाद से जुड़ा हुआ है। यह बिहार के पटना ज़िले में जो है स्थित है। यहाँ दो महान सूफी संत जिसमें से एक थे हज़रत मखदूम यहाँ मनेरी और साथ ही साथ जो है हज़रत मखदूम शाह दौलत की दरगाह जो है यहाँ पर है और इसी के लिए जो ये प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह ब्रिटिश काल के दौरान बिहार में हुआ था? तो संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855 में जो है ये संथाल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह जो है ये छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में हुआ था। उसके अलावा मुंडा विद्रोह की बात करें तो 1899 से लेके जो है 1900 में जो है ये हुआ था और ये भी जो है छोटा नागपुर पठार के पास हुआ था। तो ये सभी जो है बिहार में ही हुए थे, तब बिहार पूरा एकजुट था, तो ये सभी जो है बिहार में ही हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, सभी संथाल विद्रोह चाहे जो है बात किया जाए कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब यहीं पे शुरू हुआ।
बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह, जिनको जो श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी का मतलब क्या हो गया? बिहार का शेर। तो इस नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। और ये आज़ादी के बाद जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी जो है रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रांतीय समिति का पहला सत्र आयोजित किया गया कहाँ पर? बिहार कांग्रेस प्रांतीय समिति की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था ये 1908 में हुआ था। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ ये अप्रैल 1908 में हुआ। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो थे सैयद अली इमाम। इनके द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी और ये पटना में किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कोसी नदी किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? कोसी की बात करें तो कोसी नदी जो है ये सुपौल जिले से जो है बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी जो है नेपाल से निकलकर भारत में जो है सुपौल जिले में घुसती है और फिर उसके बाद जो है भीमनगर के पास प्रवेश करती है। लगभग सुपौल जिले के जो भीमनगर है वहाँ पे प्रवेश करती है। और कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके चलते जो अक्सर जो नॉर्थ बिहार है यहाँ पे बाढ़ आते रहता है। ये नदी जो आगे जाके कटिहार जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। राजगीर पहाड़ियाँ किस भूवैज्ञानिक संरचना का हिस्सा है? तो राजगीर पहाड़ियों की बात करें तो ये छोटा नागपुर पठार का जो है हिस्सा है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से जो झारखंड और थोड़ा सा जो है साउथ बिहार का जो हिस्सा है उसमें पड़ता है छोटा नागपुर पठार। बिहार में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? अभ्रक उत्पादन की बात करें तो अभ्रक उत्पादन मुख्य रूप से जो गया हो गया, नवादा, इन सब जिलों में प्रमुख है। गया और नवादा में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जमुई, भागलपुर, मुंगेर, इन सब जिलों में भी जो है अभ्रक पाया जाता है। तो नवादा में है, गया में है, जमुई में है, लेकिन रोहतास में जो है अभ्रक नहीं पाया जाता है। बिहार मुख्य रूप से किस भूकंपीय क्षेत्र में आता है? तो भूकंप के अनुसार जो है क्षेत्रों को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। बिहार की बात करें तो बिहार राज्य मुख्य रूप से जो भूकंपीय क्षेत्र 3 और 4 में पड़ता है। मुख्य ज़्यादातर क्षेत्र जो है 3 और 4 में आते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्र जो है जोन 5 में भी पड़ता है। जोन 5 जो है क्षेत्र 5 इसमें भी आता है। जैसे कि बिहार के 38 जिलों में से बात किया है तो 8 जिले जो है ये क्षेत्र 5 में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है 24 जिले जो है ये क्षेत्र 4 में आते हैं। 6 जिले जो है ये क्षेत्र 3 में आते हैं। तो इस तरीके से अलग, तो ज़्यादा क्षेत्र 3 और 4 में हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया है? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत किया गया है झारखंड राज्य के द्वारा। तो झारखंड ने जो है इस योजना की शुरुआत किया गया है। और इस योजना के तहत क्या बोला गया कि जो भी महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद जो है दोबारा शादी करना चाहती हैं उन्हें सरकार जो है 2 लाख की प्रोत्साहित राशि देगी। और ये जो योजना है 6 मार्च 2024 को जो है चंपाई सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने शुरू किया था। डंकन पैसेज अलग करता है। डंकन पैसेज की बात करें तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप जो है इसके बीच में जो एक जल संधि है और ये जो है निकोबार द्वीप को अंडमान से अलग करता है। ग्रेट अंडमान पे एगो आइलैंड है, द्वीप है जिसका नाम है रटलैंड। तो ग्रेट अंडमान पे एक द्वीप है रटलैंड द्वीप और नीचे जो है छोटे अंडमान द्वीप। तो इन दोनों के बीच में जो है ये डंकन पैसेज है। बिहार जिलों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। तो बिहार जिले में बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो कैमूर का है। कैमूर में जनसंख्या घनत्व कितना है? 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर बात करें सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ का है तो सबसे अधिक जनसंख्या है शिवहर का, लगभग 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है। अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर पठार की बात करें तो ये ज़्यादातर अपने खनिज संसाधनों के लिए जो प्रसिद्ध है, खासकर कोयला हो गया, लौह आयस्क हो गया, अभ्रक हो गया, बॉक्साइट हो गया, तो इन सब के लिए प्रसिद्ध है और इसलिए इसको जो है भारत का खनिज हृदय भी जो है कहा जाता है। कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। इन चारों को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो सीमाएं साझा की जाती हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य करता है। तो उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे अधिक राज्यों के साथ जो है अपना बाउंड्री साझा करता है। खासकर ये 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा कर रहा है। कौन कौन से? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। इन सब के साथ जो है ये बाउंड्री साझा करता है। करेवाज किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? करेवाज की बात करें तो ये जो है कश्मीर हिमालय में पाए जाने वाले जो भू आकृतियाँ होती हैं, तो ये हो जाए कश्मीर घाटी में है। और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से केसर, बादाम, अखरोट इन सब की खेती जो है ज़्यादा होती है करेवाज में। जोजिला पास निम्नलिखित में से के बीच मार्ग प्रदान करता है। तो जोजिला पास या दर्रा की बात करें तो ये किसको जोड़ता है? तो ये हिमालय में एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है जो कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र के साथ जो है जोड़ता है। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, श्रीनगर और लेह, ये तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर और लेह के बीच में जो है ये जोड़ने का कार्य करता है। उत्तरी भारत में भाबर क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो उत्तर भारत में बात करें तो जो हिमालय के पास जो हमें देखने को मिले ना, तो सबसे पास होता है भाबर क्षेत्र, उसके बाद जो तराई क्षेत्र आता है और फिर नदियों से सटा हुआ जो है जो एलुवियल जलोढ़ मिट्टी है, 2 प्रकार की, एक हो गई जो है पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ मिट्टी। तो ये चीज़, तो भाबर क्षेत्र की बात करें तो भाबर क्षेत्र क्या होता है? तो भाबर क्षेत्र जो होता है ये चट्टानी जमा और छिद्रपूर्ण मिट्टी होती हैं। मतलब यहाँ पे देखो क्या बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और जो है कंकड़ वगैरह जो ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे नदियाँ जो होती हैं ना, वो ऐसा लगता है कि इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से गायब हो जा रही हैं, मतलब बीच में से ही बह जाती हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है तराई की बात करें तो तराई एकदम से दलदली क्षेत्र होता है। भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा आधिकारिक तौर पर आधारित है। तो गरीबी रेखा की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है खपत व्यय स्तर, जिसको बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेवल, इस पे जो है आधारित है। तो यहाँ पे बात किया जाए तो खपत व्यय स्तर या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेवल पे जो है आधारित है। इसी के द्वारा जो है गरीबी रेखा का अनुमान जो है किया जाता है। यदि आय या जो खपत है किसी दिए गए न्यूनतम स्तर से नीचे जाती है तो परिवार को जो है गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। मान लो सरकार ने तय किया कि 300 अगर कोई व्यक्ति कमा ले रहा है तो ऊपर हो जाएगा गरीबी रेखा से ऊपर, और 300 से अगर नीचे कोई कमा रहा है तो गरीबी रेखा के अंदर। तो कितने का खर्च हो रहा है, कितना खपत व्यय हो रहा है, इससे निर्धारित किया जाता है गरीबी रेखा। किस समिति की सिफारिश भारत में वर्तमान गरीबी अनुमान का आधार बनाती है? तो सरकार ने गरीबी का अनुमान लगाने के लिए समय समय पे जो है अलग अलग कमेटियाँ समितियों का जो है निर्माण किया है, जिसमें से बात करें 2005 में जो है तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। और भारत में जो गरीबी के आकलन की पद्धति या पर जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो तरीका सुझाव दिया गया है, वो तेंदुलकर समिति के द्वारा ही सुझाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें जो रंगराजन समिति है, रंगराजन समिति जो है ये 2012 में जो है ये समिति का गठन किया गया था और इसका भी मुख्य काम था क्या कि गरीबी रेखा के निर्धारण की जो पद्धति है उसकी समीक्षा करो, जांच करो और क्या इसमें सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताना। लकड़वाला समिति की बात करें तो ये गठन हुआ था 1993 में, ये 2012 में। ये जो तेंदुलकर समिति है इसका गठन हुआ था 2005 में, हालांकि इसने रिपोर्ट जारी की थी कब, 2009 में। फिर जो है दांदेकर समिति की बात करें तो दांदेकर समिति सबसे पुरानी है, 1971 में इसको बनाया गया था। तो ये और सभी समितियों का जो निर्माण किया गया था वो इसीलिए किया गया था ताकि जो गरीबी का अनुमान है वो लगाया जा सके। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
की गणना के लिए आधार वर्ष है। किस आधार पे? देखो मेनली क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना ग्रोथ नहीं हो रहा है, बढ़ोतरी, तो उसके लिए जो है एक बेस ईयर तय किया गया है। उसी बेस ईयर के द्वारा जो है देखा जाता है कि बढ़ोतरी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो ईयर, वो साल कितना है? 2011 2012। तो जो भी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है, इसकी गणना जो है वो 2011-12 के आधार पर जो है किया जाता है। और अगर हम बात करें औद्योगिक उत्पादन सूचांक में, तो इसमें शामिल जो है ना, जो 8 प्रमुख उद्योग हैं, उनका लगभग 40% जो है योगदान देखने को मिलता है। और ये 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? जैसे कि बिजली हो गया, इस्पात जो स्टील होता है, रिफाइनरी उत्पाद हो गया, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, सीमेंट, तो ये सब जो है इसमें शामिल है। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई को उधार देता है। और ये तो ऑप्शन ए जो इसका सही है, वो दर जिस पर आरबीआई जो है ना वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। किसी वाणिज्य बैंक को जब भी पैसा चाहिए होता है तो वो जो है आरबीआई से लोन ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जब आरबीआई लोन देगा तो जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी इंटरेस्ट पे देगा, वो तो पैसा लेना चाहेगा, तो जो इंटरेस्ट होता है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। कभी कभी आरबीआई को भी ज़रूरत पड़ जाता है लोन का, तो आरबीआई क्या करता है, वो भी वाणिज्य बैंकों से लोन ले सकता है। लेकिन अब वाणिज्य बैंक देखेगा कि भाई सोने पे सुहागा है, तुमने पहले हमसे इंटरेस्ट लिया है तो हम भी इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, वो इंटरेस्ट देता है लेकिन रेपो रेट के मुकाबले कम देता है। जो इंटरेस्ट आरबीआई पे कर रहा है वाणिज्य बैंकों को, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये चीज़ है। तो रेपो रेट जिस पे आरबीआई वाणिज्य बैंकों को लोन दे रहा है जिस इंटरेस्ट पे, तो उसको बोलेंगे रेपो रेट। और वापस वाणिज्य बैंक जो है आरबीआई को जब लोन देता है तो उस समय जो इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। भारत में अगर बात करें अभी के समय रेपो रेट कितना है, तो लगभग जो है 5.5% जो है ये रेपो रेट है। और अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो ये जो है 3.35% है। भारत की मौद्रिक नीति समिति में शामिल है। मौद्रिक नीति समिति जो है ये, इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो केवल आरबीआई के अधिकारी, केवल सरकारी प्रतिनिधि, आरबीआई के अधिकारी और सरकारी नामांकित व्यक्ति दोनों, और केवल वित्त मंत्रालय के अधिकारी। तो इसमें शामिल होते हैं आरबीआई के अधिकारी और सरकारी नामांकित व्यक्ति जो हैं, ये दोनों ही शामिल होते हैं। अगर मौद्रिक नीति समिति की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, तो इसमें जो है 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य जो होते हैं ना वो आरबीआई के होते हैं, और बाकी जो 3 सदस्य होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर, आयकर, कॉरपोरेट कर और वस्तु सेवा कर और पूंजीगत। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या हो गया कि आपको सीधे सीधे जो उस पर टैक्स लिया जा रहा है, बोल करके भाई आपका इनकम है तो इनकम पे आप टैक्स दे रहे हो, ये सब। लेकिन जैसे बिस्किट खरीदने जाते हो तो बिस्किट खरीदने जाते हो तो उस पर आपको टैक्स देना होता है, लेकिन वो आपको पता नहीं होता कि आप टैक्स, आपको लग रहा है कि आप जो है एमआरपी पे कर रहे हो, तो एमआरपी के अंदर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे इनडायरेक्टली रूप से आपसे टैक्स लिया जा रहा है। तो वस्तु और सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं, ये जो है अप्रत्यक्ष कर है, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात करें आयकर पे, जो इनकम टैक्स होता है उस पर जो है डायरेक्ट टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स या जो भी कैपिटल गेन है, पूंजीगत लाभ है, इन सब चीज़ों पे जो है डायरेक्ट टैक्स लगता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जुड़वां घाटे की समस्या शब्द का क्या अर्थ होता है? जुड़वां घाटे की समस्या की बात करें तो ये कहने का मतलब कि एक साथ होने वाले 2 प्रमुख घाटे, ठीक है, एक साथ अगर 2 प्रमुख घाटे हो रहे हैं तो उसको जुड़वा घाटा बताया जाता है। अभी जुड़वा घाटा है क्या क्या? तो एक होता है राजकोषीय घाटा और दूसरा होता है चालू खाता घाटा। तो राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा जो है इसको जुड़वा घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा क्या है, जिसको इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, तो ये क्या है? तो सरकार का जो कुल व्यय है, खर्चा, और साथ ही साथ कुल जो प्राप्तियां हैं, जो मिला है पैसा, तो जितना प्राप्त हुआ है और जितना खर्चा हुआ है, इनके बीच का जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। मान लो अगर प्राप्त हुआ 100 रुपया और खर्चा हो गया 120 रुपया, तो जाहिर सी बात है 20 रुपया घाटा लग गया है, तो ये हो गया फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। दूसरा होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट या चालू खाता घाटा की बात करें तो क्या होता है, ये आयात और निर्यात के अनुसार देखा जाता है कि अगर किसी देश का आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है तो जाहिर सी बात है वो चालू खाता घाटा में जाएगा। लेकिन अगर कोई देश निर्यात ज़्यादा करता है और आयात कम करता है, मतलब सामान ज़्यादा बेच रहा है बाहर और मंगा कम रहा है, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट में जाएगा।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान की बात करें, नीरी जिसको कहते हैं, तो इसकी जो स्थापना है वो किया गया था 1958 में। ठीक है, और ये जो है ना, ये केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित की कीमतों को स्थिर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन की किसकी कीमतों को स्थिर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई थी? तो ऑपरेशन ग्रीन की जो शुरुआत की गई थी ये 2018 में ये जो है लॉन्च हुआ था ऑपरेशन ग्रीन। और ये मुख्य रूप से जो ना, जो टमाटर, प्याज और आलू, जिसको टॉप कहा जाता है, TOP, टमाटर, प्याज और ऑनियन और आलू, पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, तो इसके उत्पादन और आपूर्ति में सुधार लाने के लिए जो ये योजना चलाया गया था 2018 में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मेनली, ये जल्दी ख़राब होने वाले कृषि उत्पाद हैं, तो इनको और ज़्यादा बढ़ावा देना, इनकी कीमतों को स्थिर करना, इन सब चीज़ों के लिए ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई थी। बजट में प्राथमिक घाटा का शब्द का अर्थ क्या है? कुल व्यय में से कुल राजस्व को माइनस कर देंगे, राजस्व घाटा में से ब्याज भुगतान को माइनस कर देंगे, राजस्व घाटा में से पूंजीगत व्यय को माइनस कर देंगे और बजट घाटा में से बाहरी उधार को। तो ये हो जाता है राजकोषीय घाटा में से जो ब्याज भुगतान है उसको घटा दिया जाता है, इसी को बोलते हैं प्राथमिक घाटा। तो ये सरकार की जो उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है कि जिसमें पिछले साल का जो ऋण रहा उस पर जो ब्याज भुगतान का जो बोझ होता है वो शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन सरल भाषा में ये बोल सकते हैं कि सरकार को अपने वर्तमान खर्चों को पूरा करने के लिए ना कितने उधार की आवश्यकता है। ठीक है, मान लो अगर सरकार ने बजट बना लिया है 200 का और उसके पास पैसा जो आ रहा है 180 ही आ रहा है, तो 20 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा, तो यही हो जाता है प्राथमिक घाटा। भारत की राष्ट्रीय आय का उपयोग करके मापा जाता है। उपयोग किसके द्वारा मापा जाता है? केवल वर्तमान मूल्य पर, केवल स्थिर। तो राष्ट्रीय आय जो है ना वो किस आधार पे नापा जाता है? तो ये वर्तमान में और स्थिर दोनों ही कीमतों पर जो है राष्ट्रीय आय को नापा जाता है। एक जो होता है करंट प्राइसेस पे और एक जो होता है कांस्टेंट प्राइस, तो दोनों पे ही जो है इसको नापा जाता है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये शामिल किया गया है। ये सूची जो है मुख्य जो मूल संविधान है उसमें नहीं था, इसको जोड़ा गया 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये जो है जो नेता लोग हैं ना जो चुनाव जीतने के बाद दल बदल करते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो ये कानून लाया गया था। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में प्रदान की गई है। तो किस अनुच्छेद में जो है प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, इम्पीचमेंट, इसकी शुरुआत की जा सकती है अनुच्छेद 61 के तहत। आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। उसके अलावा जो है अगर 62 की बात करें तो 62 क्या है? तो राष्ट्रपति का जो पद है जब ये खाली रहता है तो इसको भरने के लिए चुनाव कराने का समय और साथ ही साथ जो है किस तरीके से पूरा इसको भरा जा सकता है उस सब के बारे में अनुच्छेद 62 में बताया गया। पद को खाली रहने पर उसका चुनाव करवा लेना चाहिए। और अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर त्यागपत्र दे देता है या फिर हटाया जा रहा है तो उसके बाद जो है जल्दी से जल्दी जो है रिक्त पद को भरना चाहिए। तो ये चीज़, और ख़ासकर 6 महीने के भीतर जो वापस से चुनाव वगैरह करवाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत की संप्रभुता को बनाए रखना, बिल्कुल, सोवरेनिटी को मेंटेन करके रखना है। भाईचारे को, सद्भाव और भावना को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। आम चुनाव में मतदान करने के लिए, ये गलत है, ये जो है मेनली इसको शामिल नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारा अनुच्छेद 51A में जो है शामिल किया गया है। और ये जो है ना 1976 में जो है इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और आज के समय जो है इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जिसमें से आम चुनाव मतदान करना ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी।
कौन सा अनुच्छेद राज्य में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान करता है? तो यहाँ बात करें तो न्यायपालिका और राज्यपालिका जो है अलग अलग होने चाहिए, ये बात रखा गया है अनुच्छेद 50 में। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो उसका हिस्सा है, और अनुच्छेद 50 में बोला गया कि जो दोनों हैं न्यायपालिका कार्यपालिका, ये स्वतंत्र रूप से जो है इनको कार्य करने देना चाहिए, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करना चाहिए लोग। समवर्ती सूची संविधान से उधार किस संविधान से उधार लिया गया? अच्छा, किससे अपनाया गया है? समवर्ती सूची की बात करें तो हमारा जो पार्ट ये है मेनली, क्या बोलते हैं इसको, शेड्यूल। तो जो शेड्यूल 7 है, तो शेड्यूल 7 में रखा गया है कि जो भी चीज़ें हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक हो गया यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरा जो है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची जिस पे जो है राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरा है समवर्ती सूची जिस पे जो है दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। और एक होता है रेसिड्यूरी, बचा खुचा जो पार्ट है, तो उस पर जो है खासकर जो है केंद्र होता है वो कानून बना सकता है। तो समवर्ती सूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से जो है लिया गया है समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? यहाँ बात किया चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग जो है ये 324 के तहत जो है रखा गया है। उसके अलावा बात करें वित्त आयोग 280 के तहत आया है, जो संविधान का जो अनुच्छेद है 280 उसके तहत आया है। राष्ट्रीय मानव आयोग, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, इसको जो है कानून बना के लाया गया है, तो ये हो जाएगा। और यूपीएससी ये 315 से लेके जो है 323 तक जो है शामिल है, अनुच्छेद 323 तक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय मतलब वैसी बॉडीज जिसके बारे में संविधान में ऑलरेडी जिक्र है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता था। तो अनुच्छेद 14, 19, 22 ये सब निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 जो है इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो ये मेनली जो है ना अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि होता है, जब तक दोष प्रूफ ना हो जाए तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा, उसके भी अपने अधिकार होते हैं, ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो है बात किया गया है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको जो निलंबित नहीं किया जा सकता, जो जीने का अधिकार है वो रहेगा, अगर आपातकाल है फिर भी जो है वो रहेगा। को वारंटो का जो रिट है इस किस किस के खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो को वारंटो की बात करें तो ये जो रिट होता है ये जारी किया जाता है जो सार्वजनिक कार्यालयों को हड़पना। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर किसी पोस्ट पर है तो उस पोस्ट के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर वो क्वालिफाइड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को वारंटो जारी करता है। इसका मतलब होता है किस अधिकार से, अगर आप किसी पोस्ट पर हैं तो किस अधिकार से हैं ये आपको बताना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, आपकी जो साक्षरता है या जो वैधता है उस पोस्ट को लेकर वो सही है या नहीं है, उसको जांच करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो ये को वारंटो का रिट है। मेनली अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट रिट जारी करता है। और रिट्स के मामले में हाई कोर्ट का जो हाथ है वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। कौन सा डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो अनुच्छेद 39D जो है इसके तहत बोला गया समान कार्य के लिए अगर एक जैसा कार्य है तो उसके लिए एक जैसा वेतन भी होना चाहिए। तो ये चीज़ है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर एक पोस्ट पे दोनों कार्य करते हैं तो दोनों को जो है एक जैसा ही पेमेंट मिलना चाहिए। तो ये चीज़ है। अनुच्छेद 39A क्या कहता है? तो जो धन है और जो उत्पादन है, जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, तो इसको जो है ना ये नहीं कि किसी एक ही व्यक्ति तक वो सीमित रहें, उसको बांटने की बात जो है ये करता है। यहाँ पे जो मेनली संकेंद्रण, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए उस चीज़ का कि वो एक ही व्यक्ति के पास चला जाए। उसके अलावा अनुच्छेद 42 की बात करें तो ये क्या जो काम होता है, काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति के बारे में बात करता है कि जहाँ भी व्यक्ति काम करे वहाँ पे जो परिस्थितियाँ हों सही हों। अनुच्छेद 43 की बात करें तो ये श्रमिकों के लिए जो निर्वाह मजदूरी है इन सबसे जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 43। राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति का उल्लेख है किस अनुच्छेद में जो इसका उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की बात करें तो ये उल्लेख मिलता है हमें 123 अनुच्छेद 123 से।
अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति अगर कोई भी सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा या दोनों ही सदनें जो हैं, अगर बैठक में नहीं हैं, बैठ नहीं रही हैं, तो उस दौरान जो है किसी ज़रूरी मुद्दे पर राष्ट्रपति जो है कानून बनाता है, जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। हालांकि इस ऑर्डिनेंस को अगर लगातार चलते रहना है, ऑर्डिनेंस का समय होता है 6 महीना, तो 6 महीना के बाद जो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। अगर उसको कानून बनाना है लंबे समय तक के लिए, तो फिर उसको दोनों सदनों से पारित करवाना पड़ेगा। अनुच्छेद 72 में कहा गया है जो राष्ट्रपति है उसको क्षमादान देने की क्षमता है, तो ये 72 के तहत जो है क्षमादान वगैरह जो होता है, ये अनुच्छेद 72 के तहत है। 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है मिला है? 2025 की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार जो मिला है वो है मीराबाई चानू और अंकिता रायना, तो इन लोगों को मिला है। 2025 की बात करें तो 4 लोगों को जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना को, उसके अलावा जो है भाला फेंक से प्रचलित हुए नीरज चोपड़ा, और भरतोलोत्तन से जो है मीराबाई चानू, और साथ ही साथ जो है शतरंज के खिलाड़ी आर प्रगनंदा को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है नवाजा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बात किया जाए ना, तो ये भारत में जो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, और इसमें विजेताओं को जो एक पदक दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, और साथ ही साथ जो है 25 लाख रुपए भी जो है पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने हाल ही में किस राज्य में 11 सतवाना युग के शिलालेख पाए हैं? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है इन्होंने तेलंगाना में जो है 11 शतवाना युग के जो है शिलालेख पाए गए हैं, तो ये चीज़ है। और ये मेनली जो प्राचीन दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था शतवानास ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूलन बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना की शुरुआत किया है? तो एक राज्य एक पंजीकरण, 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन, ये जो योजना है इसकी शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र सरकार के लिए, ताकि जो भी संपत्ति पंजीकरण करना है इसको आसान बनाया जा सके। कौन सा देश मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसकी जो घोषणा हुई थी 30 नवंबर 2025 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान जो है भारत और फ्रांस के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि इसको लागू किया गया था 2017 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम, भारत में ही। तो ये चीज़ है। इसमें टोटल देश हैं 123, और 123वां देश जो है अभी मिला है, अभी बना है, 2025 में जुड़ा है, और ये है अंगोला। तो अंगोला जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। अगर अंगोला की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है लुआंडा। अंगोला का जो कैपिटल है लुआंडा, और यहाँ का जो मुद्रा है वो है अंगोला का क्वांजा। किस राज्य में रम्मान उत्सव मनाया जाता है? रम्मान उत्सव की बात करें तो ये भारत में जो है उत्तराखंड में जो है मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला जो एक धार्मिक उत्सव है, और इसको जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है इस त्यौहार को जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसमें जो खासकर जो देवता जो हैं उनको सम्मान दिया जाता है, और उनको प्रसन्न करने की जो है कोशिश की जाती है। शिरोई लिली महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो शिरोई लिली महोत्सव की बात करें तो ये जो है मणिपुर में जो है मनाया जाता है। ये एक सांस्कृतिक राज्य महोत्सव है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शिरोई गांव के लोगों के द्वारा किया गया था। खासकर जो वहाँ पे जो है ना राजकीय पुष्प है शिरोई लिली, तो इसके सम्मान में जो है ये मनाया जाता है। और इसीलिए 2017 में जो है ना शिरोई लिली महोत्सव को मणिपुर सरकार ने जो है राजकीय महोत्सव भी घोषित कर दिया था। हालांकि 2023 में इस महोत्सव को मनाने में स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि उस दौरान जो है मणिपुर में कुछ ज़्यादा हंगामे हो रहे थे, और फिर से 2025 में जो है इसको सेलिब्रेट करने का जो है वापस से शुरुआत किया गया है। हाल ही में लॉन्च किया गया पुष्पक ड्रोन औद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व करने के लिए किस संस्थान को नियुक्त किया? पुष्पक नहीं, पुष्पक होगा, पुष्पक ड्रोन प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व करने के लिए किस संस्थान को नियुक्त किया गया है? तो ये है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे को जो है नियुक्त किया गया है।
ये मिशन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उनके द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वदेशी ड्रोन प्रौद्योगिकी का जो विकास है, स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसमें बढ़ावा देना। 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार है, ये ब्राज़ील के एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है मारिएंजेला हंगरिया। तो मारिएंजेला हंगरिया ने जो है इस पुरस्कार को जो है जीता है। इन्होंने जो है जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इसी के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन है ना, उसको प्लांट के उपयोग के लायक बनाते हैं, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। खासकर जो दलहन के पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जाने जाते हैं। कार्टोसैट 3 किस तरह का उपग्रह है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? कार्टोसैट 3 की बात करें तो ये जो है ना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसको मुख्य रूप से भेजा गया है कि ये ऊपर जाएगा और जो है जो शहरी नियोजन, ग्रामीण संसाधन और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए जो है ना अच्छी अच्छी तस्वीरों को खींचकर जो ऊपर से ये भेजेगा। तो ये चीज़ है। कार्टोसैट 3 में जो है ना उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग क्षमता है और ये जो है कुछ ज़्यादा ही साफ तस्वीरें जो हैं खींचकर जगह की स्थिति को बताएगा। तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये, इसको भेजा गया है। रासायनिक तत्व एंटीमनी को दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो एंटीमनी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ये चीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है एंटीमनी। लगभग जो है 54% उत्पादन जो है वो यहीं से हो रहा है। उसके अलावा जो है रशिया 18% उत्पादन करता है, ताजिकिस्तान 15% उत्पादन करता है। भारत की बात करें तो भारत जो है एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे स्थान पे है, सबसे ज़्यादा जो है इसका निर्यात करता है, दूसरे स्थान पे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स को समेकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नीति का क्या नाम है? तो अभी हाल फिलहाल में जो है जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको जोड़ने का कार्य चल रहा है। और ये क्या किया है ना, इसके लिए जो टैगलाइन दिया गया वो है एक राज्य एक आरआरबी, एक राज्य एक रीजनल रूरल बैंक, इसकी जो है शुरुआत की गई है। और इस नीति का उद्देश्य क्या है, तो इसे जो है सुधार करना, साथ ही साथ जो ऋण है, लोन लोगों तक पहुंचाना, ग्रामीण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, तो इसका जो है मुख्य कार्य है। नाटो सम्मेलन 2025 का मेज़बान कौन सा देश है? नाटो सम्मेलन की बात करें तो ये 24 और 25 जून 2025 को जो है हेग में आयोजित किया गया था। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड। तो ये जो है नीदरलैंड में जो है इसका आयोजन किया गया था। नाटो की बात करें तो इसमें जो है 32 सदस्य देश हैं और 1949 में जो है इसकी जो है शुरुआत की गई थी। 1949 में जो है इसका शुरुआत किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो देश हैं उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इनका एक चीज़ क्या है ना कि मेनली ये मानते हैं कि अगर किसी भी देश पे हमला होगा तो पूरे नाटो पर ही हमला के समान जो है माना जाएगा। तो इसमें 32 सदस्य देश हैं जिसमें से 30 जो है यूरोप के देश हैं और 2 जो है अमेरिका और कनाडा। तो ये अमेरिकी देश 2 शामिल हैं इसमें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए शुभांकर का क्या नाम है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो ये 4 मई से 15 मई 2025 को जो है हुआ और इसका जो उद्घाटन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है पटना में किया गया। पहली बार जो ये बिहार में आयोजित किया जा रहा है, तो राज्य के लिए भी जो है ऐतिहासिक महोत्सव ये रहा है। तो ये चीज़ है। यहाँ बात किया जाए तो इसके अलावा जो है नीतीश कुमार, केंद्रीय खेल मंत्री जो मनसुख मंडाविया हैं, इन लोगों ने मिलकर जो है कार्यक्रम का जो लोगो, शुभंकर और जो थीम सॉन्ग होता है उसका अनावरण किया था। और इसका जो लोगो है, ये शुभंकर है, वो है गज सिम। तो गज सिम जो है इसका शुभंकर है। लोगों की बात करें तो लोगों का जो रंग है वो केसरिया और हरा कलर का जो है रंग है, जो मेनली संस्कृति को दर्शाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो गज सिम इसका शुभंकर है। और इसमें लगभग जो है 28 खेल जो खेली जाएंगी, जिसमें से 8500 खिलाड़ी जो है इसमें शामिल हुए हैं। और ये चलेगा कब से कब तक, तो 15 अप्रैल से लेकर जो है 2 मई तक जो है ये होगा। और लगभग जो है बिहार के सभी 38 जिलों में जो है इसका कवरेज किया जाएगा। डस्लिक 6 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो डस्लिक 6 की बात करें तो डस्लिक 6 जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित जो है एक द्विपक्षीय
सैन्य अभ्यास है और ये अभ्यास जो है दोनों देशों के बीच बारी बारी से जो है आयोजित किया जाता है और साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य है कि दोनों सेनाओं के बीच जो है सहयोग बना रहे उसको बढ़ावा देना। 10 लीग 6 की बात करें तो ये जो है 16 से लेकर 28 अप्रैल 2025 को 25 तक हुआ था और ये कहाँ पे हुआ तो ये पुणे में जो है इसको करवाया गया था। विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है? तो विश्व मलेरिया दिवस की बात करें तो सबसे पहले इसको मनाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है 25 अप्रैल को जो है हर साल विश्व स्तर पे जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 2025 में इसका विषय था मलेरिया जो है वो हमारे साथ समाप्त होगा। ठीक है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन, तो ये जो है इसका थीम था। मेनार और खिंचन वेटलैंड्स जो हाल ही में समाज में देखे गए थे किस राज्य में स्थित हैं? मीनार और खिचन की बात करें तो ये जो हैं ये राजस्थान में स्थित हैं। ये दोनों ही जो है रामसार साइट्स हैं, तो राजस्थान ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है एस महेंद्र देव को। इनको जो है प्रधानमंत्री का जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, आर्थिक सलाहकार परिषद का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व आर्थिक मंच ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें तो इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और इसमें जो है भारत का जो रैंक रहा 2025 में वो था 71वां रैंक। 118 देशों में से जो है भारत ने जो है 71वां रैंक जो है प्राप्त किया है। ये सूचकांक क्या बताता है? तो ये सूचकांक जो है ना उनकी ऊर्जा प्रणालियों के बारे में जो है प्रदर्शन करता है। ईरान के भूमिगत परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने वाले अमेरिकी सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो अमेरिकी सैन्य अभियान की बात करें तो फिलहाल में भी क्या चल रहा था, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो इसी बीच जो है अमेरिका ने भी जो है कुछ ठिकानों पर, ईरान के कुछ ठिकानों पर जो हमला किया है और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ये चीज़, तो इसमें जो है संयुक्त राज्य की जो वायुसेना है, अमेरिका की जो वायुसेना है, उन लोगों ने जो है इस पर वो किया, हमला किया और ये हुआ कब? 22 जून 2025 को। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय को शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो पहला जो भारतीय नगर निगम जिसने बजट में जलवायु अध्याय को जोड़ा है वो है अहमदाबाद नगर निगम। ये मेनली जो है सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जो ऐसा किया गया है। किस देश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो ये जो है भारत ने जीता है और फाइनल में जो है भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था और उसके बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। सेना और राष्ट्र, स्वतंत्रता के बाद से सैन्य भारतीय लोकतंत्र। अच्छा, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक है आर्मी एंड नेशन, सेना और राष्ट्र, इसको लिखा गया है स्टीवन विल्किंसन के द्वारा। तो स्टीवन आई विल्किंसन, इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखा है और इन्होंने बताया है कि किस तरीके से पार्टीशन वगैरह हुआ, भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो उस दौरान क्या माहौल था, उसके बारे में जो है इसमें इस किताब में उन्होंने जो है चर्चा किया है। किस संगठन ने वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है? तो वित्तीय समावेशन सूचकांक की बात करें तो ये जारी किया जाता है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इनकल्जन इंडेक्स। तो फाइनेंशियल इनकल्जन इंडेक्स जारी किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ये सूचकांक जो है देश में जो वित्तीय समावेशन है उसकी क्या प्रगति है, कितना बढ़ रहा है, उसी को नापने के लिए जो ये चलाया जाता है। और इसमें जो है ना 0 से लेकर 100 तक के जो है पैमाने होते हैं, जहाँ पर 0 का मतलब क्या हो गया कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पे वित्तीय बहिष्कार चल रहा है, वहीं अगर 100 अगर अंक है तो इसका मतलब है पूर्ण वित्तीय समावेशन जो है यहाँ पर हुआ है। ये सूचकांक आरबीआई जारी करता है, लगभग 2021 से जो है हर साल ये सूचकांक जो है जारी किया जा रहा है और इसमें बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक, पेंशन, इन सभी क्षेत्रों में जो है जो सेवाएं हैं उनको शामिल किया गया है। 1997 का एशियाई वित्तीय संकट
निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ था? 1997 का एशियाई वित्तीय संकट जो है ये जुलाई में शुरू हुआ था और जुलाई में थाईलैंड में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। थाईलैंड की जो अर्थव्यवस्था थी ये पूरी तरीके से असंतुलित हो गई थी। साथ ही साथ जो थाई मुद्रा था ये जो है धीरे-धीरे जो है गिरते चला जा रहा था और इन सब की वजह से जो है यहाँ पर थाईलैंड को जो अपने मुद्रा का अवमूल्यन भी करना पड़ा और ये पूरे एशिया में, पूर्वी एशिया में जो है इसका संकट जो है फैल गया था और इकोनॉमिक, जैसे कि 1929 में डिप्रेशन हुआ था पूरे विश्व में, इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक तंगी, वैसे ही जो आर्थिक तंगी 1997 में भी यहाँ पूर्व एशियाई में जो है शुरू हो गया था। एक निर्वात में प्रकाश सबसे तेज़ी से यात्रा करता है। तो वैक्यूम में बात करें तो वैक्यूम में लाइट जो होता है, चाहे किसी भी रंग का हो, लाल, ब्लू, पीला, हरा, जो भी, वो सभी एक ही स्पीड के साथ जो है एक ही तेज़ी से जो है वो चलता है। तो निर्वात में वैक्यूम में सबका स्पीड सेम होता है। और लाइट का स्पीड कितना होता है वैक्यूम में? तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का पलायन का वेग लगभग कितना है? पलायन का मतलब क्या होगा कि पृथ्वी से अगर कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो कितने स्पीड के साथ फेंकें कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से जो बाहर चला जाए। तो कितना स्पीड होना चाहिए? तो लगभग जो है 11.2 किलोमीटर का स्पीड होना चाहिए, तब जाके वो जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से जो है बाहर चला जाएगा। किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में जो है सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है ये पाई जाती है। विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है? तो किसी भी परमाणु का जो है, जब परमाणु सहसंयोजन बांध बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो बॉन्ड्स, ये जो सहसंयोजन बांध है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर खींचने की क्षमता को ही जो है विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होती है। जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना उसी के साथ वो ज़्यादा, जैसे कि हाइड्रोजन है, एगो इलेक्ट्रॉन लेके आता है, फ्लोरीन है, तो दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन उसको अपनी ओर खींचने लगता है। तो इसी को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता और ये सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, तो ये सब चीज़ें। कार बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया है? तो कार बैटरी की बात करें तो इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड का जो उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो H2SO4 का जो है प्रयोग किया जाता है। लगभग जो है 30 से 50% सांद्रता होती है इसकी, ठीक है, मतलब 30 से 50% सल्फ्यूरिक एसिड को जो है पानी में मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह का आयस्क नहीं है? हेमेटाइट लौह का आयस्क है, मैग्नेटाइट, लेमनोलाइट, लेकिन बॉक्साइट जो ये लौह का आयस्क नहीं है, बॉक्साइट से मिलता है एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम का आयस्क है। सामान्य नमक NaCl में किस प्रकार का बांध पाया जाता है? तो NaCl की बात करें तो सोडियम क्या करता है? सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन देकर खुद बन जाता है सोडियम आयन, और क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से लेकर बन जाता है क्लोराइड आयन। तो सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे को आकर्षित करके बनाते हैं NaCl। तो इस तरह का बॉन्ड जहाँ पर पहले आयन बनता है और फिर इन आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बांध बनता है तब उसको बोलते हैं आयनिक बंधन। तो इसका हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। NaCl के बीच में होता है आयनिक बॉन्ड, आयन से बना आयनिक बॉन्ड। कौन सा रक्त समूह एक सार्वभौमिक दाता है? यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो रक्त में जो है ना एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो O जो ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है, खाली इसमें एंटीबॉडी उपस्थित रहता है। तो एंटीजन के ना होने के कारण जो ब्लड ग्रुप O होता है ये किसी को भी डोनेट किया जा सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। वहीं अगर बात करें AB को लेकर तो AB में दोनों ही एंटीजन होते हैं, जिसके वजह से जो है ये किसी को भी डोनेट नहीं करता है बल्कि ये सबसे ले सकता है। तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। O यूनिवर्सल डोनर, AB जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबसे ये ले सकता है, दे नहीं सकता है। गुर्दे की सबसे बड़ी इकाई क्या है? किडनी की बात करें तो किडनी का जो सबसे बड़ा इकाई होता है वो है नेफ्रॉन। किडनी जो बना हुआ है लगभग जो है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन को मिलाकर। तो नेफ्रॉन जो ये सबसे छोटी इकाई होती है, पूरा किडनी इसी नेफ्रॉन से तैयार हुआ है और इसी का काम होता है यूरिन तैयार करना। इंसुलिन द्वारा स्रावित, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन का स्रावित जो है ये अग्नाशय करता है, पैनक्रियाज।
पैनक्रियाज जो है इंसुलिन उत्पादन करता है, और ये इंसुलिन करता क्या है, तो जो भी हम खाते हैं तो मुख्य रूप से जो हमारे अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज, सब टूटेगा बनेगा ग्लूकोज या शुगर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इंसुलिन क्या करेगा, इस शुगर को कन्वर्ट करता है, बदल देता है ग्लाइकोजन में। इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और इस ग्लाइकोजन को मसल्स में, मांसपेशियां या लिवर में जो स्टोर करके रखता है। तो ब्लड में से ग्लूकोज को कम करता है इंसुलिन, और इस तरीके से हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर इंसुलिन सही तरीके से सिक्रीट नहीं होगा, निकलेगा नहीं, तो उस केस में क्या होता है ना कि जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बना नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज होगा उसकी मात्रा बढ़ने लग जाएगी। तो शुगर की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो उसी को कहते हैं डायबिटीज़। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है डायबिटीज़ हो सकता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, तो मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये लगभग जो हमारे जो शरीर है उसमें जितने भी इंद्रियां होती हैं और ये ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों को कंट्रोल करता है ये पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो ये ज़्यादातर ग्रंथियों को, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया उसको कंट्रोल कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये सबको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है, विस्थापन। विस्थापन जो है ये सदिश है, क्योंकि इसमें जो है इसमें एक वैल्यू भी रहता है जिसको परिमाण कहते हैं, तो इसमें परिमाण है और साथ ही इसमें दिशा भी है। तो विस्थापन में दोनों ही शामिल होता है, उसको सदिश कहते हैं। तो विस्थापन है, त्वरण, एक्सेलरेशन में भी दोनों है, वेग इसमें भी जो है दोनों रहता है। कार्य वर्क की बात करें तो वर्क जो होता है ये अदिश होता है, स्केलर। इसमें क्या होता है, इसमें खाली जो है परिमाण है, वैल्यू है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है। तो सदिश वो होता है जिसमें परिमाण भी होगा और साथ ही साथ दिशा भी होता है। लेकिन सदिश अदिश की बात करें, अदिश में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। तो कार्य अदिश है। मानव पाचन तंत्र का कौन सा भाग पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है, तो मानव पाचन तंत्र की बात करें तो जैसे पूरा खाना पचता कहाँ है, पूरा खाना जाके हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से जो पच जाता है। फिर वहाँ से खाना कहाँ जाता है, तो वहाँ से खाना अवशोषित होता है और जाता है रक्त में, रक्त उसको अलग अलग जगह जाके पहुँचाएगा। तो छोटी आंत में जो है अवशोषित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सी रक्त कोशिकाओं रक्त के धक्के में मदद करती हैं, तो जब कहीं कटवट जाता है, खून निकलता है, तो खून को रोकने के लिए जो है ब्लड में उपस्थित रहता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो है वो खून को जमाने में सहयोग करता है। तो कटने पे जब खून रुकता है वो प्लेटलेट्स के कारण रुकता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, सॉलिड, ड्राई आइस की बात करें, ड्राई आइस किसको कहते हैं, तो ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो ड्राई आइस कहा जाता है। और देखोगे ना जो स्टेज वगैरह पे जो नकली धुआं टाइप इफेक्ट क्रिएट करना होता है, तो उसमें भी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये सबलाइम होता है, सबलाइम मतलब डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाएगा। जब किसी शरीर को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर इसका वेग अधिकतर होता है। जब भी किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो सबसे टॉप मोस्ट पे गया, वहाँ पे उसका वेलोसिटी जो होता है वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं रहेगा तो ऊपर जाते रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो वेलोसिटी सबसे टॉप मोस्ट पे ज़ीरो हो जाता है और फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो ये चीज़, तो वेलोसिटी ज़ीरो, वेग जो है वो शून्य हो जाता है। 40 छात्रों के औसत अंक 65 हैं। बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत तरीके से 75 के बजाय 45 के रूप में दर्ज किया गया है। तो सही औसत अंक क्या होगा, तो 40 छात्रों का जो अंक रहा वो 65। तो औसत का मतलब क्या होता है, जैसे कि टोटल मार्क्स बट्टे नंबर, तो नंबर है 40 और ये हो गया 65। तो टोटल मार्क्स यहाँ से हमें निकल जाएगा। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 × 40, लगभग कितना हो गया, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 25 26, 2600। तो लगभग जो है 2600 हो गया टोटल मार्क्स। अब इस 2600 में से क्या करना है कि गलत तरीके 75 के बजाय 45, मतलब इसमें 45 शामिल है जो नहीं होना चाहिए। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2600 में से 45 घटा देंगे और असल में होना क्या चाहिए, होना चाहिए 75। तो यहाँ पे हम 75 जोड़ देंगे और क्योंकि एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, 40 से विभाजित कर देंगे। तो ये हो गया, तो कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 30 और जोड़ना है, 2630 बट्टे 40, 0 0 कट गया, 4 छक 24 और यहाँ पे हो जाएगा 4 छक 24 2,
4 पचे 20, 3, 4 सते 28, 4 पचे 20, 65.75। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब सी ऑप्शन। यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 616 है और साधारण ब्याज 600 है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। देखो 2 वर्षों की लग रहा है, तो अगर मान लो कि यहाँ बात करें तो पहले साल जो ब्याज लगेगा वो दोनों पे ही कितना लगेगा, 300 लगेगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो हर समय सेम रहता है, बदलता नहीं है। तो 2 साल में अगर 600 मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 300 मिला होगा। तो जाहिर सी बात है इसका भी 300 रहेगा। अब अगले साल क्या हो गया कि साधारण ब्याज तो फिर भी 300 रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 316 हो चुका है, तब है ना 616 बन गया, तो 316। तो कहने का मतलब ये हो गया कि साधारण ब्याज 300 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 16 ये ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट इसी से पता चल जाएगा। 16/300 गुणा 100 कटा 3 पचे 15, 5.33 आते जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हुआ कि जैसे यहाँ बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है जो मूलधन है उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि अगर आप किसी को 100 रुपया दे रहे हो तो 10% के हिसाब से दे रहे हो, तो अगले साल कितना मिलेगा, 110। उसके अगले साल ये नहीं कि 100 पे 10% बढ़ेगा, बल्कि 110 पे 100% बढ़ेगा। तो 110 का 100% होता है 11, तो आपको 121 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज का भी ब्याज मिलता है। एक बस 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसका स्पीड पता चल जाएगा। 240/4 तो स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। यदि यह अपनी गति को 40 किलोमीटर घंटा तक बढ़ाता है, तो 60 था तो 80 कर लो, तो अब 240 को 80 किलोमीटर से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3। तो यह कितना समय बचाएगा, अच्छा कितना समय बचाएगा, तो इसको लग रहा है 3 घंटा, पहले लगता था 4 घंटा, अब लग रहा है 3 घंटा, तो लगभग जो है 1 घंटा बचा रहा है। बढ़ाएगा तो ये कितना समय बचा रहा है, 4 घंटे में था तो किसी एक का करो 45 में, किसी 60 मिनट होना चाहिए, पहले वाले को 60 मिनट बना लो, तो यहाँ पर जो है 60 मिनट ये बचाएगा। ठीक है, पहले लग रहा था 4 घंटे, अब लगेगा 3 ही घंटा, तो कितने घंटे बचा, 1 घंटे का समय बच गया, 1 घंटे मतलब 60 मिनट। ए और बी की मासिक आय 3:4 के अनुपात में है और उसका व्यय जो है वो 4:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 600 रुपये बचाता है, तो दोनों जो है 600 रुपये बचा रहे हैं, तो ए की आय क्या है। तो अगर हम बात करें ए, तो ए का आय है 3x, खर्चा कितना है 4y, तो कितना हो जा रहा है, तो दोनों माइनस कर देंगे, खर्चा जो भी कमाई हुआ, कमाई में से खर्चा को घटा देंगे तो सेविंग नहीं हो जाएगा, तो सेविंग है 600। इसी तरीके से बी की बात करें तो बी का जो है वो है 4x में से y का कितना है, खर्चा कितना हो रहा है 5y, ये हो जाएगा 600। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं कि इसके y को 1 कर देते हैं, तो y को 1 करने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 5 से, इसको गुणा कर देंगे 4 से, तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन गया, ऊपर वाला बन जाएगा 15x माइनस 20y इज इक्वल टू 6×5 ना 3000। सिमिलरली यहाँ पे 4 से करोगे तो 4 चौका 16x माइनस 5 चौका 20y इज इक्वल टू 6 चौका 2400। दोनों को माइनस कर दिया जाए तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 600, मतलब x की वैल्यू 600 है। तो पूछा क्या है, पूछा है a की आय, तो a का आय कितना है 3x, तो 3 × 600 कर देंगे 1800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किसी उत्पाद की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, मूल मूल्य को पुनर्स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। तो मान लो किसी चीज़ को जैसे 100 रुपये दाम है, तो इसमें 25% की हम वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25% वृद्धि का मतलब हो गया 125। अब हम वापस इसको 100 पे लाएं, कितना घटाएं, तो 125 में घटाने के लिए 25 घटाएंगे, और कितने पे, तो क्योंकि अब इससे कंपेयर करें तो नीचे 125 लिखेंगे बटे 100, 125 बचे 5 20 जा, तो 20% जो है वो घटना चाहिए। तो ये चीज़ है, ये रहा हमारा आज का जो है 100 क्वेश्चन का सेट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें, धन्यवाद।